दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम, मैं होस्ट रॉक दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडुहैप में। और आज हम लोग करेंगे पेपर को डिटेल में स्टडी। कुछ ये अमृत महोत्सव में, हमारे भारत देश की अमृत महोत्सव में सीबीएसई ने आप लोग के लिए तोहफा भेजा हुआ है। तोहफा भेजा क्या है? एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, वो भी स्टैंडर्ड का। ओके, ये जो भेजा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन कैसे टाइप के आए हुए हैं और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी मतलब जब देख रहा था तो पहला जो क्वेश्चन था, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये सेक्शन ए इज ऑफ एमसीक्यू, 20 एमसीक्यूज हैं। दिस इज द फर्स्ट एमसीक्यू एंड यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, चार ग्राफ दिए हुए हैं। आपको मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, थोड़ा देखेंगे इसको कि x-1 द होल स्क्वायर एक और एक x+2 है। दिस इज अ पॉलिनोमियल लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। दिस इज पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x-1 द होल स्क्वायर एंड दिस इज x+2। तो ये गिवन पॉलिनोमियल, तो कौन सा ग्राफ इसमें से करेक्ट है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि ये जो पॉलिनोमियल है कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके लिए पहले जीरोस को जानना जरूरी है इसके। तो जीरोस कब कब होंगे? जब x-1 जीरो होगा या फिर x+2 जीरो होगा। लेकिन x-1 द होल स्क्वायर है, तो इसमें अगर मैं फैक्टर देखूं एक x-1 है, दूसरा भी x-1 है, दो बार x-1 है बिकॉज x-1 द होल स्क्वायर है, एंड तीसरा जो है वो x+2 है। एंड फॉर गेटिंग जीरोस, दिस फैक्टर को हम इक्वेट करते हैं जीरोस के साथ। किसके साथ? जीरो के साथ इक्वेट कर दिया। इससे x की वैल्यू क्या मिलेगी? x इक्वल टू 1, -1 उधर गया तो +1। वैसे यहां पे x इक्वल टू -1 उधर गया तो +1, यहां पे x इक्वल टू +2 वहां पे गया तो -2। यानी कि अगर इसका जीरोस देखूं तो 1, 1 एंड -2। अब हम ये ग्राफ को डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं ग्राफ को ये। ठीक है, तो चलिए ग्राफ निकाल देता हूं आप लोगों के लिए। ग्राफ अगर मैं देखूं ग्राफ में फर्स्ट ग्राफ ये वाला है। ठीक है, अब ये देखिएगा ग्राफ में ये तुम्हारा p ऑफ x का ग्राफ है। दिस इज अ ग्राफ विच इंडिकेट्स p ऑफ x। ये क्या इंडिकेट करता है? p ऑफ x। अब मुझे जरा बताइएगा, आप अगर ये ग्राफ इंडिकेट p ऑफ x करता है तो जहां पे भी x एक्सिस को कट करेगा दैट विल बी जीरो ऑफ दैट ग्राफ। ये ग्राफ में x एक्सिस को कहां पे कट किया? 1 पे। x इक्वल्स टू 1 एंड यही सेम ग्राफ ने x को कहां पे कट किया? -2 पे। x इक्वल्स टू -2। दीज आर द टू जीरोस, है ना। लेकिन हम लोग अगर देखते हैं तो अपना जीरोस क्या क्या होना चाहिए? अपना जीरोस होना चाहिए 1, 1 एंड -2, मतलब 2 बार 1 आना चाहिए। अब प्रॉब्लम इसमें 2 बार 1 नहीं है, इसमें एक ही बार 1 आ रहा है। तो कौन से जगह पे 2 बार एक ही चीज आएगा भाई? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब आगे ग्राफ एनालाइज करेंगे तो आगे और समझ पाएंगे। जब आगे ग्राफ में एनालाइज करता हूं ये ग्राफ देखिए, ये p ऑफ x का ग्राफ है। दिस इज योर p ऑफ x, दिस इज अवर p ऑफ x। ये ग्राफ ने x एक्सिस को कहां पे कट किया? 1 पे। एक x इक्वल्स टू 1 है और ये सेम ग्राफ ने x एक्सिस को -2 पे टच किया है। तो जब ऐसा टच करेगा, ऐसा जब टच करके जाएगा, इसका मतलब वो पॉइंट पे 2 रूट्स हैं, देयर आर 2 इक्वल रूट्स। वो पॉइंट पे क्या है? 2 इक्वल रूट्स हैं और वो क्या होंगे? x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -2। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल रूट्स कब होते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है। टच करते हुए जाए तो वो वक्त पे ये पॉइंट पे 2 इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि x इक्वल्स टू -2 और दूसरा भी x इक्वल्स टू -2 होगा। एंड यहां पे तो दिख रहा है x इक्वल टू 1 है। तो दीज आर द 3 जीरोस, बट हमको -2 नहीं चाहिए, हमको 1, 1 एंड -2 चाहिए। सही है। अगर मैं देखूं हमारा आंसर क्या चाहिए, हमको चाहिए 1, 1 एंड -2। उसमें अलग क्या मिल रहा है तुमको? इसमें मिला है -2 एंड 1। ग्राफ को देखने का नजरिया तुमको मिल गया। अब हम चलते हैं आगे, तीसरा ग्राफ देखते हैं। थर्ड वाला जो ग्राफ है हमारे पास वो देख लेते हैं। तो ये जो तीसरा ग्राफ देखा हमने, इसने
दिस इज आवर पी ऑफ एक्स, दिस इज आवर पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल। ये ग्राफ है, इसने टच किया, देखो ये ग्राफ ने 1 पे क्या किया, टच किया है ना, 1 को टच किया है, मतलब x इधर क्या है 2 इक्वल जीरोस है, इसका मतलब ये 1 एंड x इक्वल्स टू 1। और ये ग्राफ ने x एक्सिस को कट कहां पे किया, -2 पे, सो x इक्वल टू -2 भी होगा, 3 जीरोस हैं, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -2। सो आंसर तो यही चाहिए था, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब ग्राफ को एनालाइज करने आपको आ गया, तो जरूर मैं ये चाहूंगा कि ये जो फोर्थ ग्राफ है, अब ये अब ग्राफ को देख के, जीरो ग्राफ को देख के आपको जीरोस निकालने आ गया है, तो मैं चाहूंगा कि ये जो ग्राफ है पी ऑफ एक्स, ये जो ग्राफ है पी ऑफ एक्स, इसका जीरोस जो है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, सेकंड क्वेश्चन देख लिया जाए। सो इसमें ऑप्शन सी क्या था, करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन सी, है ना। आगे बढ़ते हैं एंड अब ये देखो क्वेश्चन देखो कि द लाइन K1, K2, K3 रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट इक्वेशन एज शोन इन द ग्राफ बिलो। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस K1 एंड K3। सो अब जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोला है कि K1 और K3 का सोल्यूशन दिया है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया है। सो K1 एंड K3 का है 3,0, 3,0। वैसे ही देखो एंड while the solution of the equation represented by K2 and K3, so K2 और K3 का solution दिया है, that is point of intersection is 4,1। These are the solutions, ठीक है। अब हमको क्या बोला है कि what is the equation of line K3, so ये K3 जो है ये K3 है, so इसका solution निकालो। तो चलो हम लोग अभी चलते हैं इसके ग्राफ पे और ग्राफ पे समझने की कोशिश करते हैं। so this is our graph। अब क्या बोला है ग्राफ पे, जरा ध्यान से सुनो और समझो। K1 और ये K3 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला मैं इससे बना देता हूं तो ज्यादा बेहतर। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 3,0 है, और ये जो K3 और K2 जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4,1 है, ठीक है, यही दिया हुआ है। अगर हम लोग देखें तो यही दिया है ना, 3,0, K1 K3 और K2 K3, दिस इज 4,1, ठीक है, इतना दे दिया। अब हमको ये K3 का इक्वेशन निकालना है, ये जो इक्वेशन है उसका निकालना है। कैसे निकालें भाई? सो जरा ध्यान से देखो कि ये दोनों पॉइंट्स ये K3 लाइन के ऊपर लाई करता है। क्या करता है? लाई कर रहा है। लाई कर रहा है मतलब दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। सो जब लाइन दिया हुआ है px प्लस qy इक्वल टू 1, so this is px plus qy equal to 1, and this 3,0 lies on this line, so it will satisfy the equation। मतलब x के जगह पे 3 डाल देंगे और q इंटू y के जगह पे अगर मैं 0 डाल दूं तो 1 हो जाएगा। देखो इक्वेशन निकालना है हमको, इक्वेशन यानी कि p और q निकालोगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। सो p और q निकालने का इंतजाम कर रहा हूं। कैसे करूंगा? दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, सो x और y के जगह पे उसका वैल्यू हमने रख दिया। x कितना था? 3 था। y कितना था? 0 था। अगर वो पॉइंट इसके ऊपर है सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब p इंटू 3 इज व्हाट? 3p प्लस q इंटू 0 इज 0 इक्वल टू व्हाट? 1। सो p जो था वो कितना मिलेगा? 1/3। जैसे p निकाला वैसे q भी हम लोग निकालते हैं। सो q निकालने के लिए नाउ दिस लाइन and this line K2 and K3 intersect at point 4,1. So this point lies on K3 also. So equation is px plus qy equals to 1. Now p into x कितना है? 4 है, प्लस q into y कितना है? 1 है, इक्वल टू 1। जब ये पॉइंट इसके ऊपर डाला एक्स वाई की जगह पे तो LHS RHS इक्वल है लिखा हो। अब दिस पॉइंट p is known now. This is 1/3 into 4 प्लस q1 q इक्वल टू 1। नाउ q निकालना तो ये इधर ले जाएंगे। सो देयरफॉर दिस q विल बी इक्वल्स टू 1। ये 1/3 इंटू 4 इज अगेन 4/3 प्लस 4/3 इधर है तो माइनस 4/3। नाउ दिस 3 1 3, 3 minus 4, so 3 minus 4 upon 3, so this is equal to minus 1/3।
3, ये Q मिल गया तुमको। P और Q दोनों मिल चुके हैं, नाउ माहौल सट चुका है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन में डाल देते। तो इक्वेशन इज Px प्लस QI इक्वल टू 1, P इज 1/3 इंटू x, Q इज -1/3 इंटू y इक्वल टू 1। सही है, P और Q का वैल्यू डाल दिया। अब ये डिनोमिनेटर सेम है, दिस इज x प्लस माइनस माइनस y द होल अपॉन 3 इक्वल टू 1, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई, सो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये लिखो, या फिर -3 रहा तो +3। अब लेट्स सी ऑप्शन में क्या दिया है तुम्हारे। So this is the equation of, this is equation of what? This is equation of K3. Okay. So x minus y equal to 3. x minus y equal to 3 कहां पे है? Yes, option A is correct option, means x minus y equal to 3. तो option A is correct. कैसे करते हैं ये टाइप का इक्वेशन, ये क्वेश्चन वो आपको समझा होगा। एंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया लेवल है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। तो स्टैंडर्ड वाले अब जागरूक हो जाओ, क्या करना है तुमको। ओके, यहां पे देखिए कि व्हाट इज आर द रूट्स ऑफ 3x इक्वल टू 6, 3x स्क्वायर इक्वल टू 6x। ये इक्वेशन तुमको दिया है, व्हाट विल बी द रूट्स, मतलब x के वैल्यूज क्या क्या होंगे। अगर मैं इसको देख रहा हूं, दिस इज 3x स्क्वायर, ये माइनस प्लस 6x दे रहा है, तो -6x इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है भैया, इसमें जब भी लास्ट टर्म नहीं रहता है, जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डायरेक्टली कॉमन। सो 3 कॉमन है और x स्क्वायर x में से एक x कॉमन है, x माइनस 3 2 6 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब x इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2। सो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 आर द जीरोस ऑफ द। तो कहां पे ऑप्शन दिख रहा है? यस, ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। सिंपल। चलिए ये क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि हार्ड है, बट हाँ कैलकुलेशन जो लगेगा वो तुमको थोड़ा लिटिल बिट हार्ड लगेगा। सो देखते हैं ये कैसा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल O, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है O इज -4,3 एंड एक पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर है वो n -2.4, 1.8। देन यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ द सर्कल। सो रेडियस ऑफ द सर्कल निकालने के लिए पहले क्या किया हमने, ON को ड्रॉ कर लिया। ON इज नथिंग बट रेडियस, ये क्या है, रेडियस से इक्वल है। So radius will be equals to this, R will be equals to, R is equals to O से N का जो डिस्टेंस है वो तुमको R देगा। That is equals to by distance formula, 2 पॉइंट अगर पता होगा तो डिफरेंस ऑफ x द होल स्क्वायर। सो x क्या है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -2.4 है। तो मैं अगर पहले -2.4 लिखता हूं और फिर दिस इज x1 एंड x2 अगर मैं लिखूं तो -4 x2 है, इनका डिफरेंस मतलब माइनस द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y द होल स्क्वायर। दिस इज डिफरेंस ऑफ x द होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y द होल स्क्वायर। y इज 3 एंड दिस इज 1.8। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 - 1.8 द होल स्क्वायर। दिस इज बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दिस इज -2.4 प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस दिस इज 3 - 1.28 इज 1.2 द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, दिस इज 4 - 2.8 इज 1.6 का स्क्वायर प्लस दिस इज 1.2 का स्क्वायर। सो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 1.6 का स्क्वायर इज दिस इज 256, तो 2.56 प्लस दिस इज 1.44, टोटल इज रूट ऑफ 4.00। रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2 यूनिट्स एंड रूट ऑफ 4 इज 2 यूनिट्स, यानी कि ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन करना था ज्यादातर, तो जितना अच्छा सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा होगा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा, अगेन मैं बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये है ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड, मतलब सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सो PQR is shown below, ST is drawn such that PRQ is equal to STQ. If ST divides QR in the ratio 2:3, then what is the length of ST? You have to find out, ये estimate करना है। अब ये एंगल जो है, ये एंगल इससे इक्वल दिया है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल PRQ. This PRQ is equal to STQ. Then you have to this ST divides QR. ये ST ने QR को डिवाइड किया इन द रेशियो 2:3।
सो ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड किया है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस टी, यू हैव टू फाइंड आउट एस टी का लेंथ निकालना है हमें, एस से लेके टी तक का लेंथ, ये टोटल लेंथ निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा जरा मैं क्या लिखता हूं, कैसे लिखता हूं। तो ट्रायंगल QST, this QST is similar to triangle 1, 2, 3। ये सिमिलैरिटी कैसे लिखते हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। वी नो दैट, जरा ध्यान से, कि ये T वाला R वाले से इक्वल है ना। सो T यहां पे थर्ड पे है, देखो QST ट्रायंगल में एंगल T QPR ट्रायंगल के एंगल R से इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस T करस्पॉन्ड्स टू R, तो T के जगह पे T थर्ड पे, तो इधर R किधर आएगा, थर्ड पे आएगा, T करस्पॉन्ड्स टू R। अब यहां पे देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल में दिस इज कॉमन एंगल। ये क्या है, कॉमन एंगल Q, ये TQS छोटे में भी है, RQP छोटे में भी है, मतलब Q इज अ कॉमन एंगल। सो Q करस्पॉन्ड्स टू Q फर्स्ट पे, यहां पे भी फर्स्ट पे आएगा। अब Q हो गया, R हो गया, तो बचा P है, तो P बीच में डाल दो, यहां पे एक ही पोजीशन बाकी है, तो QPR से दिस QST इज इक्वल, इज सिमिलर टू QPR। सही है। चलिए, ट्रायंगल सिमिलर लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स है QS, यहां पे QP इज इक्वल्स टू फर्स्ट 2 से, सेकंड थर्ड से ST, यहां पे PR इक्वल टू, और फर्स्ट और थर्ड से QT इज इक्वल टू QR अपॉन QR। दिस इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। नाउ QS कितना भैया, QS देखो 2 पार्ट्स है, QP इज व्हाट, QP इज टोटल, Q से P टोटल 5 पार्ट्स है, तो 2/5 इज इक्वल टू ST कितना है, निकालना है हमको ST। PR कितना है भैया, PR 20, सो बस क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 2 40, सो 40 अपॉन 5 इज इक्वल टू ST। सो 5 1 5 8, सो ST इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। सो अगर हम डायग्राम अच्छे से एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन में डेटा क्या है वो अगर एनालाइज करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। 2 स्केलेन ट्रायंगल्स, 2 स्केलेन ट्रायंगल्स है, आर गिवन बिलो। अनस एंड ऋषि ऑब्जर्व देम एंड सेड द फॉलोइंग। अनस बोलती है, अनास एंड ऋषि। सो PQR इज सिमिलर टू CBA। लेट्स सी, अब देखते हैं जरा क्या क्या दिया हुआ है। दिस P इज इक्वल टू दिस C, P इज इक्वल टू C। जो नाम दिया है वो भी मैं थोड़ा डार्क कर दूं। So this is P, this is Q, and this is R. This is A, this is B, and this is C. ठीक है, सबको दिखाई दे रहा होगा अब? Yes. अब क्या बोला है कि ट्रायंगल की बात करूं तो ये अनस बोलता है PQR is similar to CBA. So PQR, ट्रायंगल PQR अगर मैं लिखूं, ट्रायंगल PQR, सो इट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल, लेट अस सी द करस्पॉन्डेंस। इसमें P करस्पॉन्ड्स टू C, सो P यहां पे फर्स्ट पे है, तो C यहां पे फर्स्ट पे आना चाहिए। देन R करस्पॉन्ड्स टू A, R थर्ड पे, तो A यहां पे थर्ड पे आना चाहिए। देन सेकेंड पे क्या बचा, A हो गया, C हो गया, तो बचा B है, तो सेकेंड पे B बचेगा। सो मतलब CBA। सो दिस इज ट्रू, दिस इज व्हाट अनस ने सही बोला, अनास ने सही बोला। ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू CBA। PQR यहां पे, ठीक है, यहां पे A और क्या है, CBA, CBA। तो ये 2 साइड के बीच का साइड अगर इक्वल होता, इसमें यहां पे और ये यहां पे है ना, ऐसा दिया हुआ है, देखो जरा ध्यान से। ये एंगल इससे इक्वल था, ये एंगल इससे इक्वल था, तो ये दोनों के बीच में एक साइड है, लेकिन ये दोनों के बाद में एक साइड है, तो ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज नॉट टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, सो ऋषि माइट बी फॉल्स, सो इट इज फॉल्स। अब विच ऑफ देम इज और आर करेक्ट, ओनली अनस, ओनली ऋषि, बोथ अनस एंड ऋषि, नाइदर ए अनस। तो यहां पे
एंड ये अनास इज सही है, करेक्ट है. सो ओनली अनस इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, किस प्रकार का है, वो देख लिया जाए. डायग्राम सबको दिख रहा होगा, होप कर सकते हैं, और डायग्राम आपको बता भी देंगे, इसमें कोई इतना इश्यू नहीं है. ओके, डायग्राम देख लेते हैं इसका. ये तुम्हारा बेल है. ओके, अब यहां पे ऐसा दिया है, दिस इज डॉटेड लाइन से बनाया हुआ है. दिस आर डॉटेड लाइन्स मेड बाय द डॉटेड लाइन्स. दिस आर मेड बाय डॉटेड लाइन्स. ऐसे एक लाइन है. ये पहला जो है वो 6 सेंटीमीटर का है लेंथ. ये लास्ट वाला रॉड जो है वो 29 सेंटीमीटर का है, ऐसा लिख देता हूं मैं. और सब रॉड्स जो है ना वो 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. क्या है, सब रॉड्स जो है वो 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाए हैं. उन लोग ने क्या बोला, क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल एनालाइज दिस. कैसा है कि हर्षा मेड अ वायर शीम using a frame and metal rod. She punched 8 holes, मतलब 8 ऐसे होल बनाए. ओके, इन द फ्रेम, ईच 2 सेंटीमीटर अपार्ट. ये जो होल्स हैं ये सब 2-2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे हैं, ऐसा बोला गया है. ओके, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस में. अब 6 metal rod from the frame as shown in the figure. The ends of the metal rod are aligned over a line, है ना. जो end of the metal rod है वो अलाइन किए हैं लाइन से. आगे showed by the dotted line. All of the rods are straight and not saving, मतलब उल्टा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है. Then what is the length of rod P? ये जो P का रॉड है, ये जो रॉड P है इधर बीच में आया है. चलो मैं बता दूं कि ये जो रॉड P है, ये वाला जो रॉड है, ये दिस इज P, रॉड P. दिस रॉड इज रॉड P. दिस रॉड इज रॉड P. रॉड P. अब इस रॉड का लेंथ निकालना है. इसका लेंथ क्या है, ये चौथे होल में है. दिस इज इन द 4th होल. किस में है, 4th होल में है. अब ये फर्स्ट होल में है, सो दिस इज A1. दिस इज इन द लास्ट होल, सो दिस इज AN. और ये N कितना है, इसमें 8 होल्स हैं, सो 8. तो ये बात हमको जानकारी में होनी चाहिए. सो A1 पता है हमें, A1 इज व्हाट, 6. AN मतलब A8 पता है, A8 इज 29. डिफरेंस हम निकाल सकेंगे इससे. और पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रॉड विच इज ऑन द 4th. सो इन द 4th होल, तो A4 निकालना है. A4 इज A प्लस 3D. A पता है, D पता नहीं है, तो इससे A8 से D निकाल सकोगे. सो A8 इज A प्लस 7D. सो A8 इज 29 इज इक्वल टू A 6 प्लस 7D. सो 6 उधर गया तो 20 कितना बचेगा, 3 इक्वल टू 7D. 29 minus this 6 will be what, 23. 23 by equal to 7D. So 23 by 7 is equal to D. अब D का वैल्यू डाल देते हैं, A का वैल्यू डाल देते हैं, तो A 4th वाला जो रॉड है उसका लेंथ तुमको मिल जाएगा. So A is what, 6 plus 3 into D is what, 23 by 7. So this is 7 6 are 48, 6 7 48, 6 8 are 48, 6 7 are 42, 42. This is 42. This is what, 42. Plus 3 3s are 9, 3 2s are 6 upon 7. So this is 11 11 1 1 1 upon 7. Okay, this is in what, centimeter. So ये भी सेंटीमीटर में. 111 by 7 सेंटीमीटर. अब देखते हैं आंसर क्या दिया है, 111 by 7 है कि नहीं. सो यस, इट इज ऑप्शन नंबर डी. सो ऑप्शन डी इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन. सो ये यहां पे एक चीज पता चलती है हमको कि क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन में वैसा दिया हुआ है, दम है कैलकुलेशन में, है ना. दम लगाओगे तभी जाके ये
हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, अब क्या क्या दिया है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एन, और बोला है टू सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एन टचेस ईच अदर एट पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर। ओ पी एंड एन आर कोलिनियर पॉइंट्स, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है ओ पी और एन। द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ इज ट्वाइस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एन। सो जरा ध्यान से सुनिए क्या बोला है। अब ये ड्रॉ कर दिया मैंने, इसमें क्या क्या बोला गया है वो लिख देता हूं। इसमें ये बोला गया है कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है मतलब छोटे वाले का, ये वाला सर्कल का, ये सर्कल का वो सर्कल के रेडियस से डबल है, तो इसका जो रेडियस होगा दिस विल बी 2r। ये क्या होगा, 2r होगा। सो OP विल बी 2r बिकॉज इसका रेडियस हमने r लिया, तो ये सर्कल का रेडियस ये सर्कल के रेडियस से डबल है। ओके, और फिर क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिएगा कि OX is what, 18, this is 18 centimeter. So you have to find out, write the radius of the circle with center n. So R निकालना है, n का जो सर्कल है उसका रेडियस निकालना है, मतलब R निकालना है, सिंपल बात है। So we know that perpendicular to the tangent, so this is 90 degree, this is 90 degree. So NX is perpendicular to this OX. अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। कैसे, OX का स्क्वायर, दिस OX का स्क्वायर, OX स्क्वायर प्लस XN स्क्वायर प्लस XN या NX स्क्वायर इज इक्वल्स टू NX स्क्वायर इक्वल्स टू ON स्क्वायर। दिस इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। OX इज व्हाट, O से X is 18, so 18 का स्क्वायर। NX is what, NX is R, so R का स्क्वायर is equal to ON is what, ON total is 3R, 2R plus R is what, 3R, so 3R the whole square। So 18 square is 324, R square 3 का स्क्वायर 9, R का स्क्वायर R स्क्वायर। अब सब R एक साइड, so ये इधर जाएगा तो 324 is equal to 9R square minus R square will be 8R square. So R square is equal to 324 upon 8. Now it's इसको simplify करते हैं। So 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2 6s are 2 2s are 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 1s are 2. So R square equals to 81 by 2. So therefore R will be root of 81 is 9, root of 2 is root 2 centimeter. So 9 by root 2 यानी कि ऑप्शन C is what, correct option है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो भी देख ले, बेहतरीन क्वेश्चन है सब। एंड देखो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके नहीं दिया, इसलिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा हूं कि सॉल्व कैसे होगा। ऑप्शन डायरेक्ट दे दिया था उन्होंने, तो ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करके आपको दे रहा हूं कि सॉल्व कैसे होगा। लेकिन बाकी सब जो आएगा आगे का उसमें सॉल्व करके कुछ दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो नहीं सॉल्व करूंगा, जो नहीं दिया होगा वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शोन बिलो इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, शोन बिलो इज अ सर्कल विथ सेंटर ओ, दिख रहा है, यस। अब क्या बोला है, पीटी दिस PTS सर्कल के ऊपर ऐसा बताया, वहां से P के यहां से एक टैंजेंट बनाया, T के यहां से एक टैंजेंट बनाया और S के यहां से एक टैंजेंट बनाया, ठीक है, इतना दिया है। QR is 12 सेंटीमीटर, QR कितना है भैया, 12 सेंटीमीटर, दिस QR, दिस टोटल इज 12 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7, रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन। अगर मुझे पूछा गया कि व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ PQTRSO, PQTRSO,
सो मतलब ये पॉलिनोमियल जो बना, पॉलीगॉन जो बना है उसका व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर मींस लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सीधा सीधा बात करूं तो मैं। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी कि मतलब क्या है? अब पी क्यू टी आर एस ओ है तो पी क्यू प्लस टी क्यू, पी क्यू प्लस टी क्यू प्लस दिस पी क्यू प्लस टी क्यू प्लस टी आर प्लस आर एस प्लस टी आर प्लस आर एस प्लस ओ एस प्लस ओपी। अब देखो जरा इसका वैल्यू क्या क्या दिया है और क्या क्या है। पी क्यू का वैल्यू दिया नहीं है, टी क्यू प्लस टी आर इस टोटल 12 है तो ये 12 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी क्यू का वैल्यू पता नहीं है, प्लस आर एस, देखो आर एस भी पता नहीं है, प्लस ओ एस पता है, रेडियस से इक्वल है तो 7, ओपी भी 7 है। मतलब पी क्यू और आर एस मिलेगा तब जाके तुम पेरीमीटर ढूंढ पाओगे। तो अब जरा ध्यान से सुनो, तो मुझे एक बात पता चलती है कि जो पी क्यू है वो टी क्यू से इक्वल होगा। क्या होगा? पी क्यू इज इक्वल टू दिस, पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू। पी क्यू क्या है? टी क्यू से इक्वल। दीज आर द टैंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द सेम सर्कल। क्यू से पी और क्यू से टी क्या है? टैंजेंट सेगमेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्यू टू द सेम सर्कल, दैट्स वाई पी क्यू इक्वल टू टी क्यू। वैसे ही आर टी और आर एस इक्वल है ना? सो टी आर इज इक्वल टू आर एस। These are tangent segment from external point to the same circle are equal. So जब इतना लिख दिया तो ये बात समझ में आ गई कि PQ के जगह पे PQ is equal to TQ plus 12 plus RS is equal to, RS किससे इक्वल है? TR से, so TR plus 7 2s are 14. अब TQ प्लस TR, दिस TQ प्लस TR इज व्हाट? QR इज व्हाट? 12। तो ये टोटल मिला के ये टोटल इज व्हाट? 12। सो 12 प्लस 14, सो दिस टोटल इज 24 प्लस 14 इज व्हाट? 38 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। तो हर एक चीज एनालाइज अच्छे से करोगे तो हर एक चीज इसमें समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं जरा इसको। शोन बिलो इज अ टेबल विथ वैल्यूज ऑफ कोसेकेंट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आने का नहीं है, इन लोग ने क्या मालूम क्यों ये इसमें मल्टीपल चॉइस में डाली है ये, जबकि हमको बोला गया था कि ये 90 माइनस थीटा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन निकाल दिया है इन्होंने। लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन दिया है तो वी विल डिस्कस एटलीस्ट। सो sin of 90 minus theta is cos theta. Cos of 90 minus theta is sin theta. So cos is complementary with sin. Then we will have this cot 90 minus theta is cosec theta. Tan theta, cot 90 minus theta is what? Tan theta. And tan 90 minus theta is cot theta. Last में we have this cosec 90 minus theta is equal to sec theta, and sec 90 minus theta is equal to cosec theta. So जब ये सब जान गए तो ये फॉर्मूला देखो। So sec is complementary with cosec. तो cosec 90 minus theta जो है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, तो मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। सो ये भी ये इससे इक्वल होना चाहिए। P विल बी इक्वल टू 1.7 एंड Q इक्वल टू 1.1। सो P इज इक्वल टू 1/7, 1.7, P इज इक्वल टू 1.7, P इज इक्वल टू 1.7 and Q is equal to 1.1, यानी कि 1.7 and 1.1, it means that option C is what? correct option. पहले 1.7, दूसरा क्या है? P, तो P is 1 point, पहले P, तो P is what? 1.7 and Q is what? 1.1, means what? option C is what? correct option.
तो अब देखो तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन इन्होंने डिलीट किया हुआ है, देन उस डाला है, पता नहीं क्या मंशा है इनकी। अब पहला क्वेश्चन भी अगर मैं देखूं तो वो ग्राफ जो है, ग्राफ तो बोला था, बट इन लोगों ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। क्या किया मालूम है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया था वो, है ना। क्या था वो? क्यूबिक पॉलिनोमियल था एक्चुअली, वो देखेंगे तो। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तुमको बना के दिया था, ग्राफ बोला था एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला था, लेकिन वो जो ग्राफ रहेगा वो क्यूबिक का होगा, क्वाड्रेटिक का होगा, ये नहीं बताया था। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है हमको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इन द फिगर बिलो PQRS इज अ स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन SPT? साइन SPT, दिस, इसका साइन निकालना है मुझे। अगर साइन इधर लिखना पड़ा, साइन ऑफ, जरा ध्यान से सुनिएगा, साइन ऑफ एंगल SPT। साइन इज व्हाट? बेसिकली साइन इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बराबर है। तो ऑपोजिट इसका क्या है? इसका ऑपोजिट ये वाला ST अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो ये PT है। तो मुझे ST पता होना चाहिए और PT पता होना चाहिए, ST एंड PT। ठीक है, अब इससे ये निकालने के लिए एक चीज हमको अच्छे से पता है कि ये स्क्वायर है तो ये 17 है, तो ये भी कितना होगा? 17 ही होगा। ये भी कितना होगा? 17 ही होगा। ओके, ये बात तुमको पता चल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल को सिमिलर लिखते हैं और उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं ताकि वैल्यूज मिल जाए सब। सो ट्रायंगल PST है ना, PST, this PST is similar to triangle. Let us see the correspondence. 1 2 3 1 2 3. This is by AA test. अब मैं बताता हूं AA टेस्ट कहां से आएगा। सो आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 पे है, ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 पे है, तो U corresponds to S। सो इसका मतलब जो S है, S is equal to U। सो S सेकेंड पे, तो U किधर आएगा? सेकेंड पे आएगा। ये ट्रायंगल और ये बेसिकली ये ट्रायंगल दिख रहा है। सो ये ट्रायंगल का S ये ट्रायंगल के U से इक्वल है। अब जरा ध्यान से सुनना कि एज दिस इज अ स्क्वायर देन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज पैरेलल टू दिस। सो अगर ये इससे पैरेलल है तो उसका अल्टरनेट एंगल जो फॉर्म होगा वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये ट्रायंगल का T ये ट्रायंगल के P से इक्वल है। सो T करस्पॉन्ड्स टू P। T यहां पे थर्ड पे है तो P यहां पे थर्ड पे आएगा, है ना। T करस्पॉन्ड्स टू P, T थर्ड पे तो इधर P थर्ड पे। U हो गया, P हो गया, बचा Q है। सो इधर पे फर्स्ट पोजीशन बाकी है, Q लिख दिया। बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। इट मींस पहला तो से PQ, यहां पे UV QV। सो PS अपॉन QU is equals to QU is equal to ST upon UP is equal to फर्स्ट और थर्ड से PT और यहां पे फर्स्ट और थर्ड से QP। These are corresponding parts of similar triangle. Now as PS कितना है? PS is 17. QU is what? Is 15. Is equal to ST. ST is what? You have to find out. ST upon UP is what? 8. Is equal to PT is what? You have to find out PT. And QP is what? QP is 50. QP is what? 17. ठीक है, QP is what? 17. ठीक है, चलिए। तो अब जब हो गया तो जब ये दोनों लोगे तो ST मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 17 इंटू 8 अपॉन 15 इज इक्वल टू ST। 17 इंटू 8, 17 इंटू 8 अपॉन 15 इक्वल टू ST। एंड वैसे 17 क्रॉस मल्टीप्लाई 17 इंटू 17 अपॉन 15 इज इक्वल टू PT। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 17 इंटू 17 अपॉन 15 इक्वल टू PT। अब ST PT मिलकर डाल देते हैं यहाँ पे। ST इज व्हाट? 17
इंटू 17 इंटू 8 अपॉन 15, द होल अपॉन 17 इंटू 17 अपॉन 15। अब देखो क्या क्या कैंसलेशन हो रहे हैं, 15 15, एक 17, so this is equals to what, 8/17 is the value of sin of STP। 8/17 है क्या? yes, ऑप्शन ए इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। कितना इजी तरीके से आपको बताया गया इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो तो एक एक मार्क ऐसा जो क्वेश्चन है वो बड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि एग्जाम में स्टैंडर्ड वाले थोड़ा सा ध्यान लगा के क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन को एनालाइज करके लिख पाओगे। अब यहां पे मैं देखूं तो इसमें पूछा है कौन सा स्टेप जो है वो सही नहीं है। देखो स्टेप 1, शोन बिलो टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम। सो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं, इन विच स्टेप देयर इज एन एरर इन द सॉल्विंग, एरर कौन से स्टेप में वो ढूंढना है। अब जरा ध्यान से सुनिए जरा इसमें, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये 1 लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा है, इन लोगों ने सेम लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या किया है, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको इधर देखिए आप, बाकी सब तो सेम लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 को ये इक्वल टू 1 है क्या, पहले वो देखो। सो हमारे पास एक फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। So 1 will be equal to cosec square theta minus cot square theta। So ये 1 क्या cot square minus cosec square है क्या? नहीं, गलत यहीं पे है। क्या होना चाहिए था इसके जगह पे, cosec minus cot square theta है ना। So इसका उल्टा होना चाहिए, तो this is wrong step। तो यही पहला स्टेप ही क्या है, wrong है। So लिखोगे step 1 is wrong। ठीक है, तो स्टेप 1 ही मिल गया रॉन्ग। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितना, ऐसा नहीं है कि ट्विस्ट करके पूछा गया आंसर क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन में बोलूं तो मुझे लगता है अधूरा है, ओके, और आप लोग को लगता है पूरा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसका आंसर लिख के बताइएगा, हमको भी जानने की बड़ा जिज्ञासा है कि सर्कल विथ सेंटर, सर्कल ऑफ रेडियस विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज शोन below, the area of the shaded region in the circle is of the area of the circle। ये area of the shaded region तो हमको ही मालूम है area of the circle है, but area of the circle का ही पार्ट है, लेकिन एक्चुअली इसमें कुछ मिक्सिंग होगा। इससे मुझे लगता है कुछ ना कुछ, सर्कल विथ सेंटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर shown below, the area of the shaded region in the circle is 1/4 या 1/3, कुछ ना कुछ इधर देना चाहिए था, इधर कुछ मिसिंग है इसका। सो दिस इज मिसिंग पार्ट। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या लेंगे, तो इसमें से कोई ना कोई एक आंसर बनेगा। ठीक है, वो जो आंसर के मुताबिक जो दिया है क्वेश्चन में उधर क्या होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, 2/4 होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताना। ये क्वेश्चन अधूरा था, उधर आपको मिसिंग बता दिया। इज डैश ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, इज डैश मतलब आपको बताना है वो क्या है, होगा चीज। ठीक है, चलिए कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर मैं देखूं कि रेगुलर पेंटागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ है, ये पेंटागन है, मतलब सब साइड्स क्या है, इक्वल है, रेगुलर है, इसलिए रेगुलर पेंटागन है। अब इसमें अगर ये पेंटागन है तो इसमें अगर मैं थीटा भी बनाऊंगा तो 1 2 3 4 5 इक्वल थीटास बनेंगे, 5 सेक्टर है। अब ये एक यहां से यहां तक देखूं तो मैं एक सेक्टर है, यहां से यहां तक एक ट्रायंगल है, बट ये पार्ट इधर आया तो इधर आ जाएगा, मतलब शेडेड रीजन में इधर कर दूं मैं, तो 2 सेक्टर का अगर एरिया निकालूंगा तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज नथिंग बट इट इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ द सेक्टर, है ना। सो 2 टाइम्स एरिया ऑफ द सेक्टर इज व्हाट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मुझे आंसर तो पाई में ही चाहिए, बट थीटा पता है क्या, नहीं। तो एक बात तो पता है ना, 5 थीटा मिला के 360 बन रहा है, 5 थीटा मिला के एक सर्कल बन रहा है। सो 5 थीटा इक्वल टू 360, तो थीटा इक्वल टू 360 अपॉन 5। 5 1 जा 5 7 जा 35, 5 0 जा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। सो थीटा इक्वल टू व्हाट, 5 7 जा 35, 1 and 0 5 2 जा 10, सो इट्स 72 डिग्रीज।
बराबर है। सो दिस इज 2 इंटू 72/360 इंटू पाई इंटू रेडियस दिया है दैट इज 5 का स्क्वायर, 5 तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 लिख देता हूं 2 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। 5 इंटू, चलो 5 लिख देते हैं। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफाई करते हैं। सो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और ये 5 1 जा 72, 72 गया, 2 5 जा 10, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो 10 पाई मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, एंड सिंपल वे में आपने इसको सीख लिया कैसे आंसर आया। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्यूबॉइड ऑफ बेस p स्क्वायर यूनिट्स बेस एरिया। अब ये क्यूबॉइड का बेस एरिया दिया हुआ है, देखो जरा, ये क्यूबॉइड का बेस एरिया दिया हुआ है, तो मैं अगर इसको ऐसा बना लेता हूं तो और कुछ समझ पाऊंगा इसमें। अब देखो जरा, ये क्यूबॉइड पानी से भरा होता है, जब इसमें बॉल डाला गया, इसका स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, स्फीयर ऑफ रेडियस r क्यूबिक, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट r क्यूबिक यूनिट्स, एंड ये बेस एरिया ऑफ दी, ये क्या है, क्यूबॉइड है। सो क्यूबॉइड का बेस एरिया दिया है p स्क्वायर यूनिट्स, और उसने क्या बोला, जब ये क्यूबिक जो स्फीयर है वो जब पानी के अंदर डालेंगे तो पानी का हाइट कितना बढ़ा वो हमको निकालना है। तो दिस इज अ हाइट जो हमको निकालना है, ये हाइट जो है हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। सो ये हाइट बनाता हूं मैं, एंड दिस इज h। इसका बेस एरिया, इसका जो बेस एरिया है वो कितना है p, इसका बेस एरिया कितना दिया है p। सो क्या बोला है, क्यूबॉइड का बेस एरिया इज, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज p स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब एक बात ये समझ में आती है कि एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड इनटू हाइट, राइस ऑफ वाटर, जब ये सरफेस, ये जो स्फीयर उसके अंदर डाला तो राइस इन वाटर लेवल इज स्मॉल h। सो दिस इज अ वॉल्यूम विच इज इंक्रीज्ड। So ये volume increased area of the base area of the cuboid into increase in height of the water, it will give you volume of a water which is raised. So volume of water is nothing but it is volume of a sphere. Volume of sphere ये ना जो बड़ा है। So this is what P, ये कितना है P into H, base area of the cuboid is P into height जो निकालना है हमें, and volume of sphere is what V. सो हाइट रेज्ड, हाइट जो है, हाइट जो वाटर का लेवल का बढ़ा है वो स्मॉल h इज v बाई पी, क्रॉस मल्टीप्लाई v बाई पी। इट मीन्स v क्या है, v है और r था ना, सॉरी। सो r, v कितना r है तो r लिख दो, v कितना है r। सो दिस इज r, और r बाई p इज द रेज इन द हाइट। So r by p मतलब ऑप्शन बी is what correct option. This is in units. तो बहुत सिंपल है, हर एक चीज मैंने लिख के दे दी है, आप उसको एनालाइज करोगे तो और अच्छे से समझेगा। 2-3 बार लिखना जरूर, ये सब चीजों को लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखिए, क्वेश्चन बहुत सही है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन को देख के। अब क्या बोला है, स्वीटी, नीलेश एंड आरिफ अशरफ visited a hospital for their annual body checkup, which included a blood pressure evaluation. अब क्या है कि the results of their systolic blood pressure recording are as follows. तो Sweetie is 121 mmHg, then Nitesh is 147 mmHg, Ashraf is 160 mmHg. The table below depicts the systolic blood pressure ranges of all the patients who visited the hospital. So ये उसका रेंज दिया हुआ है। ओके, सो ये इसमें शायद नहीं दिखता होगा, मैं लिख देता हूं इधर कि दिस इज 145 to 155 to 155 to 165 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अमंग द थ्री फ्रेंड्स हैव ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट फॉल्स इन द मॉडल क्लास। अब इन तीनों में से किसका मॉडल क्लास में लाई करता है? इसका ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, स्वीटी का कितना है 121, नितेश का 147 एंड अशरफ का 160। ये ध्यान में रखना है। अब मुझे ये ढूंढना है कि मॉडल क्लास कौन सा इसमें है ना। मॉडल क्लास जो भी फ्रीक्वेंसी जिसका भी हाईएस्ट होगा, जिसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अब इसका फ्रीक्वेंसी, इसमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है? 19 वाला। तो दिस क्लास इज मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास मतलब कितना हो गया तुम्हारा? सीधा सीधा 145 से 155। अब ये 145 से 155 के रेंज में कौन आ रहा है? यस, नितेश आ रहा है। तो नितेश है ना, वही पूछा है कि किसका ब्लड प्रेशर मॉडल क्लास के बीच में लाई करेगा। तो मॉडल क्लास के बीच में कितना? नितेश का लाई करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट वाला फिर से वही है। फिर से अगर मैं देखूं तो वही है, सेम टाइप का है। अब इसमें पूछा है 37 से 40 के बीच में कितना क्या आता है। ये एक्स ले लिया इन लोग ने, एक्स ले लेता हूं मैं, इधर एक्स ले लेता हूं, वो हमको बताना है। ओके, जरा ध्यान से सुनिएगा। द टेबल बिलो डिपिक्ट्स द वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 ऑफ रेड ब्रिक पब्लिक स्कूल। There are 18 students in the class that weight above the median weight. If there are no student with the same weight as median weight, how many students weight range between 37 to 40? 37 to 40 के बीच में कितना ये होगा? अब मीडियन वेट दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया? मीडियन वेट 18 स्टूडेंट इन द क्लास विथ वेट अबव मीडियन, है ना। तो 13 मतलब क्या है कि 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मीडियन के ऊपर है। तो भैया एक बात तो समझ में आती है ना, अगर मीडियन 18 देयर आर 18 स्टूडेंट इन अ क्लास विथ दैट वेट अबाउ द मीडियन वेट। मीडियन तुम्हारा मीडियन के ऊपर 18 जन है, तो मीडियन के नीचे भी तो 18 जन होंगे ना, है ना। टोटल 18 प्लस 18 इज टोटल 36, 18 टू 36 स्टूडेंट हो गए। अब 36 स्टूडेंट में से ये सारे कितने हैं टोटल? 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 8 17, ये कितना हो गया भैया? 10, देन 6 to 12 13, 13 प्लस 8 इज 21, सो दिस इज 31। एक बात ऐसा हो गया कि 31 इन लोग में आ गए, इधर 37 तक आ गए, तो बच्चा कितना? 5। तो ये जो रहेगा x विल बी इक्वल टू व्हाट? 5। x विल बी इक्वल टू व्हाट? 5। ओके, ये बात हमको समझनी है कि देखो मीडियन दे दिया है तुम्हारा, मीडियन लाइन, इसके मीडियन है मतलब बीच का है ना। उसके ऊपर 18 जन है तो उसके नीचे भी कितना होंगे? 18 जन होंगे। 18 प्लस 18 इज व्हाट? 36 स्टूडेंट्स आर देयर। उसमें से 31 यहां तक है, दिस टोटल इज व्हाट? 31। दिस टोटल इज 31। और यहां से यहां तक x पकड़ा जाए तो कितना है? 36 है। तो ऑब्वियसली 36 माइनस 31 इज व्हाट? दिस x विल बी इक्वल टू 5। इतना समझ लो। x इज 5 मतलब ऑप्शन ए इज व्हाट? करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ग्रेनी ने क्या किया? गिनी flipped a fair coin 3 times and tail occurs each time. Guinea wants to flip the coin again. What is the probability of getting head in the next coin? अब एक कॉइन है, हेड होगा नहीं तो टेल होगा। अब वो 10 बार भी उड़ाए, हेड की प्रोबेबिलिटी या टेल की प्रोबेबिलिटी उससे थोड़ी चेंज होती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? हेड आने का चांस प्रोबेबिलिटी कितना है? 1 out of 2. It means what? 0.5 means what? Option C is what? Correct option. सिंपल समझो एकदम। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये जो क्वेश्चन है दिस इज असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। ये भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। इसके बाद में और एक ऑब्जेक्टिव है, असर्शन रीजनिंग रहेगा। तो लेट्स सी। A number q is a prime factorized as 3 square into 7 square into b, where b is a prime number other than 3 and 7. b is a prime number other than 3 and 7.
बात समझ में आ गई। प्राइम नंबर है अदर देन 3 and 7, ठीक है। उसके बाद में बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड असर्शन ए एंड द अदर लेबल्ड असर्शन आर, रीजन आर, रीड द स्टेटमेंट carefully and choose the option that correctly describes statement A and R. Q is definitely an odd number. Q is odd number, ऐसा दिया हुआ है। Let's see. Q odd number होगा क्या? Definitely बोला है उसने। क्या बोला है? Q is definitely odd number. Q is definitely odd number. ये odd होगा क्या? Q क्या है? Q is this number, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, this is Q. अगर मैंने B2 ले लिया, B इज अ प्राइम नंबर कैन बी 2, B इज अ प्राइम नंबर, अगर वो प्राइम नंबर 2 होगा 3 और 7 नहीं होगा। क्या B 3 और 7 नहीं होगा, ऐसा बोला है। तो 3 और 7 नहीं होगा तो 2 तो हो सकता है, 2 इज अ प्राइम नंबर। अगर B 2 है तो 2 को अगर इन लोगों से मल्टीप्लाई करूं सो इवन हो जाएगा। इवन ये ऑड है, बट अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा ऑड को तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। सो Q कैन बी इवन, Q कैन बी इवन नंबर। Q इवन हो रहा है बिकॉज Q जो है 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू B है। अब B जो है 3 7 नहीं है, तो मतलब B कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है rather than 3 and 7। सो प्राइम नंबर इट कैन बी 2, बाकी भी हो सकता है, बट ये भी तो संभावना है कि B 2 हो जाए, 2 इज ऑल्सो प्राइम, ठीक है। तो B 2 हो गया तो इसका यह मतलब हो जाएगा कि ये ऑड नंबर इंटू इवन नंबर विल गिव यू इवन नंबर, तो इवन नंबर हो जाएगा। If B is equal to 2, then Q can be even. So Q even है, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि Q is definitely odd number is false statement। ऐसा कैसे बोल दोगे भाई? Q definitely odd number है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। एंड रीजन देखो तो 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इज एन ऑड नंबर। यस, 3 इंटू 7, ये 3 है, ये 7 है, ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर इज ऑड नंबर, सो दिस इज ऑड नंबर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। सो assertion is true but the reason is false, मतलब ऑप्शन सी इज व्हाट करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वाला। सो नेक्स्ट ऐसा है, नेक्स्ट देखिएगा ये कि P and Q are 2 points on the coordinate plane, 2 statements are given below, one labeled वो assertion है A और दूसरा रीजन है R। अब करेक्ट डिस्क्राइब स्टेटमेंट A and R। देखो assertion कैसा है, द मिड पॉइंट 0,2 इज ओनली द इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम P and Q। अब ये P है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि एक P है, एक Q है, एक पॉइंट Q है। यहां से 0,2 उसने बोला कि यही एक इक्वल होगा, एक पॉइंट होगा जो P और Q से दोनों जगह इक्वल होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ये 2 पॉइंट से बहुत, एक इधर भी 2 पॉइंट हो सकता है जो इक्वल डिस्टेंस पे हो, है ना, हो सकता है। सो इसका मतलब ये हो ओनली 0,2 एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा नहीं है। द मिड पॉइंट 0,2 इज द ओनली, अब मिड पॉइंट ओनली पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and Q। अब देखो P है, ये Q है, ये मिड पॉइंट है 0,2। उसने क्या बोला? P और Q से एक यही पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितना होगा सब क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना। सब पॉइंट्स क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, है ना। जितने भी पॉइंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो P और Q से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ओनली देयर इज 1 पॉइंट 0,2 which is equidistant from P and Q। So the statement is मतलब assertion is what? False। ये क्या है? False है। अब इसको देखते हैं। There are many points x, y where x plus 2 the whole square plus y minus 5 the whole square is equal to x minus 2 the whole square plus y plus 1 the whole square are equidistant from P and Q। So this is correct, है ना। So this is correct statement। So this is true। So reason is assertion is false but the reason is true, है ना। There are many points x and y where
x plus 2 the whole square plus y minus 5 the whole square is equals to x minus 2 the whole square plus y plus 1 the whole square are equidistant from P and Q. ठीक है, ट्रू है वैसे भी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. इसके पहले क्या था, रीजन इज ट्रू ना, रीजन इज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट डी इज करेक्ट स्टेटमेंट. रीजन इज, ये स्टेटमेंट सही था. ओके आगे बढ़ जाते हैं, इसमें भी वही है, डी वाला ऑप्शन ही है, ए इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू. ओके चलो, अब यहां पे हमने असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन जो है वो भी खत्म कर दिया है, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो चुका है. और होप कर रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया नहीं है उसमें, तो मैंने सारे करवाए. होप कर रहा हूं कि सारे लोगों को ऑब्जेक्टिव का आंसर समझ में आया हो. और आगे हम लोग वो क्वेश्चन लेके चलेंगे जो आपके वो जो आंसर शीट आई है उसमें जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए हुए वो सब क्वेश्चन करते हैं. तो जैसे कि आपने देखा कि सेक्शन ए जो था वो ऐसा नहीं था कि एक मार्क का क्वेश्चन है तो लाइटली लिया है एकदम, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन वाला, ऐसा तो था नहीं. उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन भी बहुत अच्छा खासा था एंड समझने की, मतलब आप क्वेश्चन को एनालाइज करने वाला पावर होना चाहिए तो आप वो इजीली कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा ढूंढते तो जरूर रह जाओगे. क्वेश्चन पेपर है थोड़ा अच्छा खासा है, ये प्रैक्टिस पेपर जो डाला है सीबीएसई ने. एंड लेट्स मूव टुवर्ड द सेक्शन बी. सेक्शन बी में सब कुछ नहीं कुछ, क्योंकि सेक्शन ए जो था ना वो अनसॉल्व था तुम्हारे पेपर में, वो जो आंसर शीट भी आई उसमें अनसॉल्व था, तो मैंने पूरा किया है. बट इसके आगे जो कुछ दिया हुआ है वो ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ डिस्कस करते जाएंगे, आप लोग देखिएगा. और जो चीजें ऐसे लगेंगी मुझे कि हाँ इसको बताना चाहिए, तो वो जरूर आप लोगों को कन्वे करूंगा. आप देखिए, चेक वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू और फॉल्स. द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कॉम्पोजिट नंबर इज अ रैशनल. जस्टिफाई योर आंसर बाय प्रूविंग रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी एज एप्लीकेबल. सो चेक वेदर, पहले क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कॉम्पोजिट नंबर. अभी कॉम्पोजिट नंबर तो भाई हम 10 भी ले सकते हैं. 10 is composite number. 10 is what? 10 is composite. ये 10 composite number है, तो रूट ऑफ 10 is क्या, ये क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी composite number is rational. क्या ये रैशनल है? नहीं भैया, दिस इज 10 is नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो रूट ऑफ 10 इज ऑलवेज गोइंग टू बी रैशनल नंबर, है ना. सो गिवन स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स. ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. अभी आपको मैं आगे का बता दूं कि आप लोग जो जैसे रूट 2 रूट 3 हमने इरैशनल नंबर प्रूफ किया था, वैसे इसको प्रूफ करना है. रूट 2 रूट 10 इज इरैशनल, आप कर सकते हो. रूट 6 लेके कर दो. रूट 6 शायद उसमें लिख के दिया हुआ है तुम्हारे आंसर शीट में, तो वो आप लोग कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज दिस वन. अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है ये एक्सप्लेन करना चाहिए, तो करते हैं एक्सप्लेन. और बहुत अच्छा तरीके से इसको बताया गया है, उसको जरा ध्यान से सुनते हैं हम लोग. अब ऐसा बोला गया कि पहले डेटा तो देखना पड़ेगा. डेटा ऐसा दिया हुआ है कि एक काम्या जी हैं जो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इस साइड चल रही है, एंड एक हिना जी है जो ये सर्कुलर पाथ पी से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं. एक ये डायरेक्शन में जा रहा है, एक ये डायरेक्शन में जा रहा है. ओके, मतलब हिना जो है वो बैडमिंटन कोर्ट की तरफ जा रही है और काम्या जो है वो क्लब हाउस की तरफ जा रही है. सो इसमें क्या दिया है ना, दोनों का स्पीड दिया हुआ है और सरकमफरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है कि दिस इज व्हाट 800 मीटर. ये जो सर्कुलर पाथ है उसका टोटल डिस्टेंस मतलब सरकमफरेंस दिया हुआ है एंड दैट इज 800 मीटर. उसके बाद में जो काम्या जी हैं, पहले काम्या जी हैं, उनका स्पीड दिया हुआ है कितना, 100 मीटर पर मिनट. सो लिख देता हूं मैं कि ये स्पीड ऑफ काम्या इज 100 मीटर पर मिनट. एंड और एक चीज दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ दिस हीना का जो स्पीड है दैट इज 80 मीटर. दैट इज व्हाट 80 मीटर पर मिनट. सो स्पीड ऑफ
हीना इज 80 मीटर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद में सब अब ऐसा है कि उसने ये भी बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन क्लब हाउस एंड बैडमिंटन कोर्ट इज 180 मीटर, इज द डिस्टेंस बिटवीन बैडमिंटन कोर्ट एंड क्लब हाउस, ठीक है। अब आगे अगर मैं बढ़ूं तो एक बात मुझे ये भी समझ में आती है कि इसमें दिया गया है कि हीना टुक 1 मिनट मोर देन काम्या टू रीच द डेस्टिनेशन। सो टाइम जो हीना ले लिया है काम्या से 1 मिनट ज्यादा है। सो टाइम टेकन बाय हीना माइनस टाइम टेकन बाय काम्या इज 1 मिनट का डिफरेंस, बराबर है। हीना टुक 1 मिनट मोर देन काम्या, सो टाइम टेकन बाय हीना माइनस टाइम टेकन बाय काम्या इज 1 मिनट, दोनों का टाइम का डिफरेंस 1 मिनट है। अब मुझे स्पीड ढूंढना है किसका, सॉरी मुझे टाइम ढूंढना है किसका, इसमें बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय हीना टू रीच द डेस्टिनेशन टू द बैडमिंटन कोर्ट दैट इज डेस्टिनेशन ऑफ हर। सो मैं क्या लेता हूं, टाइम टेकन बाय काम्या इन द जर्नी इज व्हाट x मिनट and time taken by Hina in the journey be y minutes, ओके। उसके बाद में एक चीज समझने की है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हीना दिस काम्या will be speed into time. We know that distance equal to speed into time. So speed is what, 100 into time is x. So 100x is the distance traveled by काम्या। वैसे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हीना इज इक्वल टू व्हाट, 80y स्पीड इनटू टाइम। अब ये डिस्टेंस मिला, उसके बाद में टाइम टेकन बाय हीना हमने लिया है y है, माइनस टाइम टेकन बाय काम्या इज x, सो दिस इज 1। सो y विल बी इक्वल टू 1, माइनस एक्स दे तो प्लस एक्स, वी विल सब्सटीट्यूट दिस y के जगह पे इन इक्वेशन, इधर और एक इक्वेशन फ्रेम होगा। अब हमको ये बात तो समझ में आती है ना, देखो जरा ध्यान से कि अगर मैं बोलूं आपको कि ये हीना जो है ये यहां से यहां तक आ गई, सो दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हीना एंड दिस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय काम्या, क्लब हाउस तक आई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय काम्या। सो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस मतलब क्लब हाउस और बैडमिंटन का कोर्ट का, दैट इज 180 मीटर। टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 800 मीटर। इसका मतलब ऐसा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय काम्या प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हीना प्लस 180 मीटर इज इक्वल टू 800 मीटर, है ना। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय काम्या इज 100x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हीना इज 80y, प्लस 180 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो 800 माइनस 180 इज 620। अब एक बात है, सारे नंबर्स 10 से डिविजिबल, डिवाइड कर दो, 10 1 0 0 एंड 0। देन 2 के टेबल में भी सब जा रहे हैं, तो 2 5 10, जरा ध्यान से, 2 5 10, देन 2 4 8 एंड दिस इज 2 3 6, 2 1 2। अब मैं क्या करूंगा, यहां से जो y का वैल्यू है यहां पे डाल दूंगा। सो 5x प्लस 4 इंटू वाई इज 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 31। सो दिस इज टोटल, इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, सो 5x, दिस इज 4 इंटू 1 विल बी 4, देन 4 इंटू 1 x विल बी 4x इज इक्वल्स टू व्हाट, 31। अब ये 5x प्लस 4x इज 9x, 31 plus 4 तो minus 4 is 27. So x equal to 27 upon 9, which is 3 meter. So distance, time taken by this Kamya is 3 minutes, and time taken by this is 1 plus x. Y क्या था, 1 plus x. So y is equal to 1 plus x, it means 1 plus 3, that is equal to 4. So time taken by Hina is 4 minutes. बहुत सिंपल तरीके से आपने इसको समझा और होप कर रहा हूं कि हर एक जन इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, अब ये जो है बड़ा भयंकर क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ऐसे देखने में लगता है बट होता नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, और क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग। अब देखिएगा क्वेश्चन को कि शोन बिलो इज अ सर्कल विथ सेंटर O, 3 tangents drawn at a point A, this AEC. AE is the diameter of the circle. The tangents intersect at B and D. Based on the above information, evaluate the following statement as true or false. Justify your answer.
एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ AEDB इज पैरेलल। मुझे ये बताओ, पहले तो ये दिया हुआ है कि AE इज डायमीटर, अगर ये डायमीटर है तो ये रेडियस होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज पैरेलल टू दिस। अगर ये इससे पैरेलल है, सो ऑब्वियसली AEDB में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, सो दिस इज व्हाट ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। खत्म हो गई, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ये 90, ये 90, दिस इज टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम, टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल, सो AB इज पैरेलल टू ED। वही पूछा था कि एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल है, तो बोलेगा यस वन पेयर पैरेलल है, मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं और आगे का भी थोड़ा एनालाइज कर लें, कैसा है क्या है। ये जब हम देखते हैं तो मजा आ जाता है। क्वेश्चन ऐसा है, शोन बिलो इज राइट एंगल राइट सर्कुलर कोन ऑफ वॉल्यूम 13600 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द एंगल विच द स्लैंट हाइट मेक्स विद द बेस ऑफ रेडियस। ओके, तो इसमें क्या दिया है कि वॉल्यूम दिया है 1360, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, अभी देखो ये एंगल निकालना है। बोला क्या है कि फाइंड आउट द एंगल फाउंड बाय द स्लैंट हाइट, दिस इज L, दिस इज H, दिस इज R। सो स्लैंट हाइट ने ये जो एंगल बनाई दिस थीटा विद द रेडियस, यू हैव टू फाइंड आउट थीटा, हमको निकालना है। क्या निकालना है? थीटा, थीटा हमको निकालना है, ठीक है। अब इससे अगर रिलेट करें कैसे इसको किया जाए तो थोड़ा देखेंगे, तो हमको ये पता चलता है थीटा निकालना है तो हाइट मिल जाएगा, और ये बेस है मतलब हाइट और ये रेडियस है। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ये ऑपोजिट साइड है और ये क्या एडजेसेंट साइड, तो थीटा मिलने का चांसेस है, तो H निकालना पड़ेगा। H निकालने के लिए वॉल्यूम दिया है, सो व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज वन थर्ड ऑफ पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर H। वॉल्यूम इज 13600 is equal to 1/3 pi into r square H। r is what? r is 20 का स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 लिख देता हूं इंटू H। अब इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो H मिल जाएगा। हमको पता है 2 जीरोस गए, 1 2 और ये 1 2 दोनों साइड से। ये भी पता है 2 1 जा 2 6 जा 12, देन 2 8 जा 16 बराबर 68, then 2 1s again, 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो 34 into 3, 34 into 3 अपॉन पाई, ये पाई नीचे आएगा इक्वल टू H। अब पाई का वैल्यू अगर हम डाल देते हैं तो दिस इज 34 into 3 अपॉन पाई इज 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू H। सो 2 11s are 2 1s are 2 7s are means 17 into 3 into 7 upon 11 is H। चलो H मिल चुका, बस इतना H निकालते हैं। अब H मिल गया, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस थीटा H ऑपोजिट साइड में और R क्या है एडजेसेंट साइड में, जो हमको पता है। सो tan थीटा यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो tan अगर थीटा में लिखूं तो थीटा का ऑपोजिट साइड क्या H अपॉन एडजेसेंट क्या है R। सो tan थीटा इज इक्वल टू H कितना है 17 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 11 द होल अपॉन R, रेडियस इज व्हाट 20। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे तो दिस इज 7 कुछ कैंसिलेशन तो होता नहीं है, तो 11 2s are 22, नीचे 220 आएगा, ऊपर 7 3s are 21 इंटू 17, 21 इंटू 17, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 1 1s are 1, 1 2s are 2, so 7, this is 5, this is 3, 357, ऊपर 357। अब मैं डिवाइड करके देखता हूं जरा वैल्यू क्या आ रहा है। तो जब मैं डिवाइड करता हूं दिस 357 को 220 से, सो 220 1s are 220, बचा ये 7, इधर से 1, ये 50, ये 5 में से 2 गया तो 3, दिस इज 1, पॉइंट डाला तो 0। अब 220 ऑब्वियसली 6 टाइम्स दिख रहा है, 2 6 are 12, तो 0.6 एंड समथिंग आता रहेगा। सो दिस इज 1.6 एंड समथिंग। सो दिस इज नियरली, अगर मैं देखूं तो आगे अगर 5 से बड़ा नंबर है, सो इट इज नियरली 1.7। 1.7 जो ये रहता है, ये 1.7 इज √3 का वैल्यू।
√3 का वैल्यू क्या होता है 1.73, बराबर है ना? तो 1.7 इज नियरली √3. सो tan थीटा कितना मिला हमको यहां पे √3. Therefore tan theta is equal to √3. Tan of which angle? Tan 60 is √3. So theta is equal to, therefore theta is equal to 60. ओके तो आप ऐसे कर सकते हो. इसमें मैंने ये इसलिए किया इसमें क्योंकि तुम्हारे जो आंसर शीट है उसमें ये थोड़ा रॉन्ग किया हुआ है. शायद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, वो उसमें रॉन्ग कैलकुलेशन करके दिया है. बिकॉज उन्होंने शायद पाई को 3 लिख के सॉल्व कर दिया है, तो इसलिए उधर रॉन्ग है. तो आप वो देख सकते हो सैंपल पेपर में वो रॉन्ग किया हुआ है. आगे अब हमने राइट कर दिया, आप लोगों को जानकारी ये दे दूं. तो बहुत सारी चीजें उधर दी हुई हैं, तो वो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी वीडियो बन जाएगा. वो काम नहीं करेंगे. जो जो चीजें मुझे लगेंगी कि कराना है वो कराऊंगा. ठीक है, अब आगे देखिए जरा. शोन बिलो द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन साइड मार्क्ड. देखो ये अननोन साइड निकालना है, ये लेंथ निकालना. अब देखो इसमें अगर मैं करने बैठूं तो पहले क्या करूंगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 2 है तो ये भी मिलेगा 2 सेंटीमीटर. बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये निकाल पाओगे. सो ये मिलेगा 2√2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर. अब ये मिल गया, ये 60 है, ये 90 है, तो अगेन राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू 60. ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है. क्या है? हाइपोटेन्यूज है. और ये क्या है? एडजेसेंट साइड जो निकालना है, इसको x ले लिया. सो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट साइड मिला के दिस इज एडजेसेंट साइड ऑफ 60. दिस इज व्हाट? एडजेसेंट साइड ऑफ 60. सो हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट मिला के cos, तो cos 60 की बात करूं, cos 60 तो इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस x अपॉन 2√2. अब cos 60 कितना होता है? 1/2. cos 60 is 1/2, x upon 2√2. So 2 get cancelled off, x equal to √2 बचेगा तुम्हारा, and it is √2 सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से और नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको. डिस्कस करते चलेंगे बिकॉज ये क्वेश्चंस भी ऐसे डिस्कस करने से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे. ABCD इज अ रोम्बस विद साइड 3 सेंटीमीटर. ABCD क्या है? रोम्बस है जिसका साइड कितना है? 3 सेंटीमीटर. अब हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो मुझे दिख रहा है कि थीटा कितना दिया हुआ है यहां पे 60 डिग्री दिया है, एंड दिस विल एक्ट एज रेडियस. रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? 3 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो मैं ये जो कलर कर रहा हूं उसका डबल करूंगा तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन मिलेगा. सो ये सेगमेंट है, ये जो रेड है, रेड करके दे रहा हूं, ये सेगमेंट है. एक सेगमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल शेडेड पोर्शन मिल जाएगा, है ना? So area of the shaded portion, area of shaded portion is equal to 2 times area of the segment. So it will be 2 times area of the segment is what? R square pi theta by 360 minus sin theta by 2. So this is 2 into what is R square? R is what? Radius is 3. So 3 का square. Pi is what? पाई कितना है भैया? पाई इज पाई, रिलेटेड भी पाई के फॉर्म में. इन द टर्म्स ऑफ पाई पूछा तो पाई ऐसे रखो. थीटा इज व्हाट? थीटा इज 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2. अब जब इसको, क्योंकि ये मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूला के बजाय कुछ और दिया उधर, तो ये फॉर्मूला से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज 1 टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स. ओके, सो 2 इंटू 3 स्क्वायर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं अंदर, सो 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू पाई बाई 6 इंटू पाई बाई 6. वैसे ही ये इसको भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू माइनस ऑफ 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू साइन 60. साइन 60 इज √3 अपॉन 2 इंटू आगे कितना है? और एक 2 है नीचे. सो एक 2 गया. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, अब ये 2 1 जा 2 3 जा, एक 3 गया तो इधर से 3 पाई बचा है. माइनस ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 by 2 इंटू दिस इज √3. दिस विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर. हो गया एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. बहुत इजी तरीका है, जितना फॉर्मूलाज आपको आता रहेगा उतना ज्यादा इजी हो जाएगा. अब ये पैकमैन का कुछ डिजाइन दिया हुआ है, ऐसा बोला गया. दिस इज द डिजाइन ऑफ द पैकमैन एंड यू हैव टू फाइंड आउट as shown in the figure. Area of the model is this. Pacman का जो मॉडल है उसका एरिया ऑफ द मॉडल
मॉडल इज 120 पाई स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला वसीम वांट टू डेकोरेट द मॉडल बाई अटैचिंग अ कलर्ड रिबन टू द एंटायर बाउंड्री ऑफ द शेप। सो ये शेप का बाउंड्री का लेंथ कितना होगा, ये यहां से यहां तक का, सो लेंथ कितना होगा। सो दिस इज, अगर मैं देखूं इसमें तो ये तो लेंथ ऑफ आर्क, मेजर आर्क का, और ये रेडियस है, ये रेडियस है। तो लेंथ ऑफ द डेकोरेटिव क्या क्लोथ है, वसीम वांट टू डेकोरेट मॉडल बाई अटैचिंग अ कलर्ड रिबन। सो लेंथ ऑफ द रिबन अगर मुझे निकालना हुआ, लेंथ ऑफ द रिबन, सो यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द मेजर आर्क प्लस 2 टाइम्स रेडियस, सो मुझे तो पहले रेडियस का लेंथ निकालना पड़ेगा, उसके लिए एरिया ऑफ द मॉडल दिया हुआ है। सो एरिया ऑफ द मॉडल इज, दिस इज मेजर सेक्टर, दिस इज व्हाट, मेजर सेक्टर। सो ये 60 है, तो दिस इज गोइंग टू बी 360 माइनस 60, है ना, 360 माइनस थीटा। सो अगर मैं एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर लिखूं कि एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, सो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 120 पाई। एक पाई गया। अब मैं देख पा रहा हूं, तो दिस इज 360 माइनस 60, 360 माइनस 60 अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 120। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आर मिल जाएगा, दिस इज 300 अपॉन 360 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 120। 0 0 गया, 3 10 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा। सो आर स्क्वायर इक्वल टू 120 इंटू 6 अपॉन 5, 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, so 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 13 14, 144 is r square, so r will be equal to root of 144 is 12 सेंटीमीटर। रेडियस मिल गया। अब रेडियस मिलने के बाद में लेंथ ऑफ द रिबन, डायरेक्टली लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर आर्क प्लस 2 टाइम्स रेडियस। लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे मिलेगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2r। अब मैं देखूं तो 360 माइनस 60 इज व्हाट, 300, इधर लिखता हूं मैं, दिस इज 300 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इन टर्म्स ऑफ रिक्वायर्ड, इन टर्म्स ऑफ पाई ही लिख देता हूं क्योंकि पाई के फॉर्म में ही लिखने के लिए बोला रहेगा, तो पाई इन टर्म्स ऑफ पाई, तो दिस इज पाई, ऐसे रहने दो, है ना, तो पाई रखा ऐसे ही। 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज 12 प्लस 2 इंटू रेडियस इज 12। सो दिस इज अगेन, दिस इज पूरा कैंसिल होके कितना बचा था हमारा, 5/6, 5/6। उसके बाद में 2 1 जा 2 3 जा, सो 3 जा और कुछ जाता नहीं, तो 5/3 इंटू पाई प्लस 12, 3 1 जा 3 4 जा, 4 5 जा 20 पाई, सो 20 पाई प्लस 12 2 जा 24 एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर, है ना। सो 20 पाई प्लस 24 सेंटीमीटर सॉल्व किया तो आपको अगर फॉर्मूलास हर एक चीज के आते होंगे तो आप इसको जान जाओगे और अलग वे में भी कर पाओगे आप, नहीं तो प्रॉब्लम, आपको दिक्कत बहुत ज्यादा होगी जब आप इसको सॉल्व करने बैठोगे। यहां पे जानिए, और वही है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो बहुत सिंपल हो जाता है सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं होता तो प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में। यहां पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। अब ऐसा दिया हुआ है, ये ए और ये बी और 3 सी, दीज आर 3 कॉम्पोजिट नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं। और इसमें यह भी दिया है कि P Q से छोटा है, Q R से छोटा है, तो ये दोनों R से छोटे हैं, इतना सब दिया हुआ है। द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स A, B एंड C विदाउट लिविंग रिमाइंडर इज 30। यहां पे लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द 3 नंबर्स, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है और वो 30 है, ऐसा बोला है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, पहले ये बात समझना पड़ेगा। सो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं 2 है, क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं, तो HCF अगर मुझे निकालना है इसमें से, सो 2 3 और 5 है
प्राइम फैक्टर, उसके हाईएस्ट पावर लेने पड़ेंगे। सो लोवेस्ट पावर, तो 2 का ये 2 रेज टू r है, p है, q है, सबसे छोटा r है, इसमें सबसे छोटा कौन सा p है ना, तो p हो जाएगा 2 रेज टू p। q का 3 का पावर सबसे छोटा कौन सा है, इसमें भी p है तो p। 5 का सबसे छोटा पावर p है, यस p, तो p। सो दिस इज टोटल होल रेज टू p लिख सकता हूं मैं। दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। सो 3 6 6 5 30 रेज टू p, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट HCF दिया हुआ है, दैट इज 30। सो मीन्स 30 रेज टू p, दिस इज 30 रेज टू p, नॉट 30 रेज टू p, दिस इज व्हाट 30 रेज टू p, 30 रेज टू p. Now HCF is given, this 30 raised to p is equal to 30. It means ये 1 है पावर, so p is equal to what? Therefore p equals to 1. अब p का वैल्यू हमको मिल चुका, वही पूछा है कि p निकालो। पहले देखो, अगर मुझे ABC निकालनी है तो ये सारे PQR निकालने पड़ेंगे, है ना। सो p मिल गया। वैसे ही q and r निकालते हैं, तो पहले ये बोला है द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स अ रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय a, b and c इज 5402। सो जब हम इन लोग से a, b, c से डिवाइड कर रहे हैं, तो सब में जब इसको डिवाइड कर रहे हैं a, b और c से, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। मतलब इसमें से अगर 2 मैं माइनस कर दूं तो बचेगा 5400। सो 5400 ऐसा नंबर होगा, 5400 ये ऐसा एक नंबर होगा जो a से भी डिवाइड होगा, b से भी डिवाइड होगा, c से भी डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। इसका मतलब दिस विल बी, यस दिस विल बी LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसलिए भैया ये a भी इसको डिवाइड कर पाएगा, b भी इसको डिवाइड कर पाएगा और c भी डिवाइड कर पाएगा, ऐसा मिनिमम नंबर है। सो अब ये जो नंबर मिला, हम LCM भी निकाल सकते हैं इसका। LCM अगर मैं इधर से देखूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2, 3 एंड 5। इनका क्या है, हाईएस्ट पावर। सो हाईएस्ट पावर मैं देखूं यहां पे 2 का हाईएस्ट पावर देखो PQR। तो PQR में बड़ा कौन सा है, R, सो R विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ 2। वैसे ही Q3 का R है हाईएस्ट पावर, सो R। 5 का सबसे हाईएस्ट पावर Q है, P है ना, Q है और P है, तो Q और P में सबसे बड़ा कौन सा है, Q, सो Q। अब ये लिख दिया तो हमको ये बात पता चलता है इसका पावर सेम है, तो 2 इंटू 3 द होल रेज टू r इंटू 5 रेज टू q। सो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे कि 2 3 6 रेज टू r इंटू 5 रेज टू q। ठीक है, ये मिल गया। अब हम इसका जो हमको LCM मिला है, LCM इज व्हाट, LCM जो मिला, LCM कितना मिला, 5400। इसका मैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं 5400 का, सो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0, देन 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अगेन 5 के टेबल में मैं देखूं 5 के टेबल में, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 बराबर है 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, तो 2 रेज टू 3, 5 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, 5 रेज टू 2 इंटू 3 रेज टू 3। सो इट मीन्स ये जो है 6, 3 टू 6 द होल रेज टू 3, 6 रेज टू 3 एंड 5 रेज टू 2। सो इसका मतलब ये तो हमको मिला था ना 6 रेज टू r इंटू 5 रेज टू 2, 5 रेज टू q। सो r is 3 and q is 2, therefore r is 3 and q is 2। r और q मिल गया हमको, पहले p भी मिल चुका है 1, मतलब p q r हमको मिल चुका। कैसे निकाला वो बात आप लोगों को पता चल गई। अब p q r मिला तो यहां पे जब डाल दोगे और सॉल्व कर दोगे तो a b c मिल जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिक सा क्वेश्चन है, देखो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं रहा है एक भी, तो इतना बात समझ में आ जाती है कि स्टैंडर्ड पेपर का जो लेवल है वो कुछ अलग लेवल का सेट किया है प्रैक्टिस पेपर में। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट ईयर भी ऐसे पेपर एक आया था प्रैक्टिस पेपर,
बट वो एग्जाम में उन लोग ने एकदम लेवल ही चेंज करके डाला ना, एकदम नल्ला डाला था पेपर। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जो प्रैक्टिस पेपर होती है उनकी लेवल थोड़ी अच्छी होती है, बट जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम आता है वो इनकी ये लेवल तो नहीं आती है। ओके, और ये लेवल आएगी तो आधे बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में टाइम गुजर जाएगा उनका, है ना। सब ऐसा लग रहा है सब केस स्टडी टाइप में ही क्वेश्चन है। रिद्धि थ्रो सा बॉल, अब वापस से देखो, ये वैसे ये थ्रोइंग कर रही है, अलग अलग टाइप में दिया हुआ है, वापस से वैसे ही टाइप का है, मतलब केस स्टडी टाइप में ही है, सब चल रही है। अब देखो हम लोग ने यहाँ पे सी सेक्शन यहाँ से चालू हुआ था, है ना। ये अभी एक क्वेश्चन किया, वो जो 6 सेक्शन का था ये बी से था, ओके, इसके पहले वाला। तो अब ये सी चालू हुआ है, जो पी क्यू आर निकाला हमने, और ए बी सी में डालोगे तो ए बी सी मिल जाएगा। वैसे ही ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैं इसको भी डिस्कस कर लें, बाकी सब तो दिया ही हुआ है सॉल्व करके, इसको भी थोड़ा डिस्कस कर ले, बिकॉज ये डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे दिया क्या है, कैसा पूछा है। रिद्धि थ्रोस अ स्टोन इन द एयर सच दैट इट फ्लोज अ पैराबोलिक पाथ, दिख रहा है, पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, ठीक है। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट पे खड़ी है, -2 के कोऑर्डिनेट पे खड़ी है, ये बात तो हमको दिख रहा है, -2 पे खड़ी है। उसने बॉल थ्रो किया, ठीक है। द अबाउ ग्राफ रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल where the sum of its zeros is 1 and sum of its square of zeros is 25. So मतलब alpha plus beta, sum of zeros means what? Alpha plus beta. So alpha plus beta sum of zeros दिया हुआ है, that is what? 1. That is what? 1. And square of difference, alpha square plus beta square is what? Alpha square plus beta square is 25. Sum of squares is what? 25. अब क्या बोला है कि ये देखो पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू, ये क्यू है, ये पी है। तो जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक बात समझ में आई ना कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है जहां पे भी, सो ये क्यू है, ये पी है, सो ऑब्वियसली दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पी ऑफ एक्स है, इसका ये सब क्या है, जीरोस हैं, मतलब हमको अल्फा बीटा निकालनी पड़ेगी, है ना। दिस इज अल्फा, दिस इज व्हाट अल्फा, एंड दिस इज व्हाट बीटा। सो अल्फा बीटा निकालते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू जीरोस हमको मिल जाएंगे। सो एक तो ऐसा है कि इसका उठा के इसमें डालो या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर डालो, आपकी मर्जी पे। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूं। सो यहां से अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इज बीटा इज व्हाट 1 माइनस अल्फा, इसमें डाल देता हूं। बीटा इज व्हाट अल्फा स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस अल्फा द होल स्क्वायर इक्वल टू 25. सो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू 1 इज 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा स्क्वायर, फिर भी क्वाड्रेटिक मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे क्वाड्रेटिक से करो या दूसरे क्वाड्रेटिक से करो। एक काम करते हैं हम, अल्फा इंटू बीटा निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के सॉल्व करके बताते हैं आपको। सो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो पढ़ा है हमने। सो अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू दिस इज व्हाट 25. अब क्या करूंगा, अल्फा इंटू बीटा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 25 इज माइनस 24. सो माइनस 24 is equals to, ये इधर के तो प्लस 2 अल्फा बीटा. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 24 अपॉन 2 दैट इज माइनस 12. अल्फा बीटा मिल गया. अब ये अल्फा बीटा मिल गया, सो वी हैव अ रिलेशन दैट पी ऑफ एक्स इज गिवन बाई, पी ऑफ एक्स कैसे मिलता है कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया, 1 है. सो माइनस ऑफ 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 12. सो दिस इज माइनस 12. ये क्वाड्रेटिक मिल गया. अब इसको स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल टर्म और हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे. तो फैक्टर्स निकालेंगे, सो 4 3 ज़ा 12. सो x माइनस 4 और x प्लस 3 आएगा जब स्प्लिटिंग करोगे, तो ये फैक्टर्स आ जाएंगे आपको. 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 प्लस 3. तो फॉर फाइंडिंग जीरोस दिस x माइनस 4 इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 3.
-3। इसका मतलब एक बात समझ में आई कि ये जो q है वो x को -3 के यहां पे कट करा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ q इज व्हाट, -3, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ p इज व्हाट, 4, 0। 4 आया दूसरा, 4, 0। p और q मिल गया, ठीक है। अब क्या बोला, ये तो निकाल लिया हमने कोऑर्डिनेट्स। अब सेकंड में ये बोला इफ 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर, हाउ फार द रिद्धि थ्रोज डज द स्टोन लैंड। मतलब इधर पे रिद्धि खड़ी है, कहां पे, 2 पे, -2 पे रिद्धि खड़ी है। अब इसने यहां से स्टोन फेंका और यहां तक आके गिरा है ना, यही ग्राफ है स्टोन का। सो यहां पे आके गिरा है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ये इसने दूर फेंका है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। और हर एक यूनिट्स का 25 मीटर्स है। सो पहले कितना यूनिट दूर गया है वो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो कितना हो गया, ये यहां पे 4 है, यहां पे कितना है, 4 है, यहां पे ये 4 है, ये p 4 पे है। सो -2 से -1 गया रहेगा 1 यूनिट, -1 से 0 गया रहेगा सेकेंड यूनिट, 1 2 फिर 1 आया रहेगा, 2 आया रहेगा, 3 आया रहेगा, फिर 4 आया रहेगा। सो 1 2 दिस इज 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। सो डिस्टेंस जो है वो 6 यूनिट दूर गया है ना, स्टोन जो है 6 यूनिट्स दूर गया। तो हर एक यूनिट का कितना है, 25 मीटर। सो 6 × 25 विल बी इक्वल टू 150 मीटर्स जो है भैया ये डिस्टेंस गया है। ये स्टोन जो डिस्टेंस उसके इधर से कितना डिस्टेंस पे गिरा है, दैट इज 150 मीटर्स। 1 यूनिट इक्वल टू 25, तो ये 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 25 दैट इज 75, 75 प्लस 25 इज 100, 100 प्लस ये 25 प्लस 25 दैट इज 150। सो 150 मीटर दूर गया। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। और ये भी बहुत देखो यूनिक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी दिया हुआ है, जितना हम देख रहे हैं उतना ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये जो है ना, ये पूरा तुम्हारा एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है, उसमें दिया भी है कि भैया गिवन बिलो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस my प्लस इक्वल टू 9, mx माइनस ny इक्वल टू 9। सो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, फॉर नो सॉल्यूशंस। तो हमारे पास ये 3 चीजों के लिए हमको ये बात पता होना चाहिए, जब यूनिक सॉल्यूशन है तो a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। तो उसके हिसाब से b1/b2 मतलब m और n का वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। ये 2/4 a1/a2 है, तो दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू m/n। सो हम अब कुछ भी ले सकते हैं, ये 4 ले लो, ये 3 ले लो, कोई प्रॉब्लम है। सो इक्वल नहीं है तो m इक्वल टू 4, m और n इक्वल टू 3। तो आप ऐसा वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो फॉर्मूलाज पता होना चाहिए मेनी सॉल्यूशंस के लिए। a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 शुड बी इक्वल्स टू c1/c2। अब a1/a2 इज व्हाट, 2/4, बट c1/c2 इज व्हाट, 9/9, -9/-9। क्या इक्वल है, क्या नहीं है। तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए। कोई भी वैल्यू हम m और n का साइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइंस कभी पैरेलल कभी कोइंसिडेंट होगा ही नहीं। ओके, ये लाइन कभी कोइंसिडेंट होगा ही नहीं। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस के लिए आप लोग बताओगे और कमेंट सेक्शन में लिखना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और डिस्कशन करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 6,0 and 0,2 आर द पॉइंट्स, आर 2 points of intersection of 2 lines। अब मुझे ये बताओ, 2 पॉइंट्स हैं, 2 लाइन स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास हो सकते क्या, नहीं हो सकते। सो ये कंडीशन तो वैसे भी एक ही लाइन के लिए होगा, है ना। 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकता है, तो ये 2 पॉइंट्स, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स 2 लाइन के नहीं हो सकते। ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन टोटल, जस्टिफाई योर आंसर। सो मतलब ऐसा है कि 2 पॉइंट्स अगर दिया है तो दोनों लाइन कैसे होंगे, एक के ऊपर एक लाइन होंगे, है ना। L1 एंड L2 क्या होगा, एक के ऊपर एक होगा।
तो मतलब दिस लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। अगर ऐसा कंडीशन है तो कैसे होंगे? कोइंसिडेंट लाइन्स होंगे। कैसे होंगे? कोइंसिडेंट लाइन्स होंगे, तभी जाके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। और अगर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है? लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। सो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज? तो क्या लिखोगे? इनफिनाइट। ठीक है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द लाइन ऑफ द अबव पेयर। सो ये जो लाइन बना, कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन, तो वो लाइन का इक्वेशन बताओ। सो वो लाइन के ऊपर जो है दो पॉइंट्स दिए हुए है ना, दो पॉइंट्स तो एटलीस्ट दिए हुए हैं। तो ये जब दो पॉइंट्स मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं जब देख रहा हूं, दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। अब क्या बोला इसने कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ऑब्वियसली कट करता होगा, बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है कि वो 6,0 पे कट कर रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के 6,0 पे कट करता होगा। दिस इज 6,0, ओके, दिस इज 6,0 एंड दिस पॉइंट इज 4,0। ये लाइन ये दो पॉइंट से पास हो रहा है। अब ये लाइन जो है इसका इक्वेशन बताना है हमें, तो एक बात समझनी होगी कि ये 6,0 तो x इंटरसेप्ट इज 6 एंड y इंटरसेप्ट इज 4। सो आपको जब भी ऐसा दिया होगा तो, और ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था ओके लास्ट एग्जाम में, कि ऐसा दिया था x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट? तो लाइन ने x एक्सिस को कितनी जगह कितना डिस्टेंस पे कट किया है और y एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट किया? तो x एक्सिस को 3 यूनिट्स पे कट किया, y एक्सिस को 4 यूनिट्स पे कट किया। तो ये बात हमको समझना पड़ेगा। सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज गिवन बाय L। इक्वेशन ऑफ लाइन L विल बी गिवन बाय x/a। a is x intercept, this is x intercept a and this is y intercept b, plus y/b plus y/b plus y/b equals to 1। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा हमको कि x/a कितना है? 0 है, प्लस 6 है, प्लस y/b कितना है? 2 है, सॉरी 2 है ना, ये 2,0 दिया हुआ है तो 2 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। तो b विल बी 2, दिस इज 2,0। सो ये 2 यूनिट्स हो गए, तो दिस इज b इक्वल टू 2 यूनिट्स। सो b इज व्हाट? 2 इक्वल टू 1। सो अब क्या करूंगा मैं? क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 6y अपॉन 6 2 12 इक्वल टू 1। 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12 1 12। सब 2 से डिविजिबल नंबर है, तो x प्लस 3y इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। चलो ये बात समझ में आ गई कि कैसे करते हैं। एग्जाम में जो पूछा गया था ऐसा था, मैं बता दूं आपको कि x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 1। सो ये व्हाट इज दिस लाइन जो है x एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है, y एक्सिस को कितना डिस्टेंस पे कट कर रहा है, ये बताओ। तो पहली तो बात ये, x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y 0 डाल देते हैं, तो x/3 प्लस 0/2 इक्वल टू 1। सो x/3 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 3 वही आया कि नहीं आया? है ना, समझ में आया। और x एक्सिस पे y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? उसमें y कोऑर्डिनेट 0 डाल देना, 2,0। ये नंबर भी अलग लिख रहा हूं, दिस इज 0,2। सो y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है? जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो उधर x 0 डाल दोगे तो तुमको y एक्सिस पे कहां कट कर रहा है ये बात पता चल जाएगी। एग्जाम में लास्ट टाइम 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, तो पता होना चाहिए। अब ये भी जो सर्कल का क्वेश्चन है बड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, ओके। सो देखिएगा जरा, बोला गया है कि ये टैंजेंट है एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। तो हमको ये बताना है कि ये टैंजेंट है, ये भी टैंजेंट है क्यू के इधर, ओके, यही बोला गया है। इन द फिगर पी क्यू इज डायमीटर, पी क्यू क्या है? डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O।
आर इज अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, आर जो है बाउंड्री ऑफ द सर्कल के ऊपर है, एट विच द टेंजेंट इज ड्रॉन, ये आर के ऊपर ये टेंजेंट बनाया गया। अ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू पी आर, पी आर को एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया पैरेलल फ्रॉम अ पॉइंट ओ थ्रू पॉइंट ओ, सो मीन्स दिस इज पैरेलल टू दिस, तो शायद सबको दिखाई देता हो। नाउ दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज पी आर एस ओ क्यू, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, आई थिंक सो। मैं चाहिए तो डार्क कर दूं। दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज आर, दिस इज एस, दिस इज क्यू एंड दिस इज ओ। सो इसमें बोला है OS इज पैरेलल टू PR, देन यू हैव टू प्रूव दैट कि SQ भी क्या है, SQ टेंजेंट ही है सर्कल को। तो अगर ये SQ ये रेडियस को परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट होगा, मतलब 90 डिग्री उधर प्रूफ करना है। इसमें और इसमें आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो यहां पे ये 90 डिग्री है। अब ये दोनों सर्कल में, ये दोनों में ये इससे पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल x एंड x। वी नो दैट दिस इक्वल टू दिस रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, सो ये दोनों साइड्स एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये x तो ये भी x, बराबर है, दो साइड्स इक्वल तो एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल, तो ये x तो ये भी x। अब हमको मालूम है ये इससे पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बराबर है ना, ये और ये इक्वल, और ये पार्ट इससे इक्वल होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। सो भैया अब हमको पता चल गया ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, तो ये दोनों एक दूसरे इक्वल हो गए, x मिल गया हमको। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है मुझे, ट्रायंगल ORS, ट्रायंगल ORS जो था वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OQS से, OQSQ, बिकॉज ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दिस इज कॉमन साइड, दिस इज कॉमन साइड, बराबर है, और ये OR इज इक्वल टू OQ। सो SAS टेस्ट से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, SAS दिख रहा है, लिख देता हूं मैं, तुमको चाहिए तो। OS इज इक्वल टू OS, कॉमन साइड, ये सबको पता होगा। फिर एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS, ये प्रूफ किया दोनों एक से करके। उसके बाद में OR इक्वल टू OQ, OR इज इक्वल टू OQ एंड देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो ORQ इज इक्वल टू OQR, देयरफॉर एंगल OQR इज इक्वल टू दिस, OQR इज इक्वल टू ORS, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब OQR अगर मैं देखूं, सो ORS कितना है, ORS इज 90 डिग्री, रेडियस है, टेंजेंट है, सो 90 है ना, तो 90 रख दिया। अब OQR अगर 90 मिलता है, रेडियस को ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, देयरफॉर QS SQ या QS, देयरफॉर SQ इज अ टेंजेंट, therefore SQ is tangent by converse of tangent perpendicularity theorem। ओके, सो बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ये सब क्वेश्चंस को तो आने चालू जाएंगे। आना इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिस्कस करके एक बार बता दूं, बहुत सिंपल सा है। बोला है OABC इज अ स्क्वायर प्रूव करो, तो हमको ये बात दिया हुआ है 90 है, ये 90 रेडियस है, टेंजेंट है, ये 90 ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तीन एंगल 90, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड रेडियस एंड रेडियस है, सो एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, तो रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, दैट्स व्हाई OABC इज अ स्क्वायर, खत्म। ओके, बहुत सिंपल है, जितना पढ़ते जाओगे समझते जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है वो देख लें। सो ये एक क्वेश्चन है जो यूनिक सा है, एंड वापस से देखिए इसको, यूनिक है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस tan θ/2 इक्वल टू sin θ अपॉन 1 प्लस cos θ। बहुत यूनिक क्वेश्चन है। अब ये देख के तो ऐसा लगता है ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहां से दे दिया,
है ना, लेकिन वो हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं है, यहां से डिराइव करना है। तो ये अगर थीटा है, सो दिस इज एन एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से थीटा बाई 2 होगा, वो हाफ होता है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क ने ये सेंटर पे एंगल बनाई थीटा, सो ये सेम आर्क ने, दिस इज एन एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सो इट विल बी हाफ ऑफ दैट, सो दिस विल बी थीटा बाई 2। ओके, चलिए ये बात समझ में आ गई होगी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है। तो चलो मैं एक पहले ये ड्रॉ कर दूं वापस से। ठीक है, चलो। सो अगर ये थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज व्हाट थीटा बाई 2 बाई इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब ये 1 यूनिट है, रेडियस इज 1 यूनिट, तो ये 1 है। ये भी कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा, रेडियस ही है ना भाई। अब ये बात समझिए कि अगर मुझे साइन थीटा में देखता हूं तो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो टैन थीटा क्या है पहले, टैन थीटा बाई 2, नॉट टैन थीटा, इट्स टैन थीटा बाई 2। टैन इज व्हाट, इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो ऑपोजिट ऑफ थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कहां पे, यहां पे है, और राइट एंगल ट्रायंगल ये पूरा है, इसका ऑपोजिट इज दिस वन। ऑपोजिट इज, नाम डाल देता हूं मैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, सो ए बी अपॉन बी सी है। अगर मैं देखूं, ये पॉइंट को ओ डाल देता हूं, सो ए बी अपॉन बी सी, दिस इज व्हाट ए बी अपॉन बी सी। अब मुझे ये बताओ ए बी अपॉन बी सी क्या है, बी सी इज दिस बी ओ प्लस 1, सो बी ओ प्लस 1 मतलब 1 प्लस बी ओ लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब भैया आप देखो जरा, तो साइन का वैल्यू क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे साइन थीटा का यहां से वैल्यू देखूं, थीटा कहां पे, यहां पे, साइन थीटा इज व्हाट, ऑपोजिट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये ट्रायंगल में ए ओ है, ए ओ कितना है, 1 है, दिस इज ए बी, सो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए बी। सो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी। वैसे ही कॉस की भी बात करता हूं, कॉस की, सो कॉस थीटा देखता हूं, सो इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ऑफ थीटा अगर मैं देखूं तो थीटा का एडजेसेंट कौन सा है, बीसी है, सो बी ओ अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस वन, दैट इज ए ओ। So AO is what, 1 unit. So cos theta is equals to BO upon 1. So cos theta is equal to BO. That is OB. अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, therefore from 1 and 2, this is, इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो। So from 1 and 2 क्या मिलता है हमको, AB is what, AB देखो sin theta equal to AB, तो ये AB के जगह पे हम sin theta लिख देते हैं। 1 प्लस बीओ क्या है, बीओ इज व्हाट, कॉस थीटा, सो दिस इज फ्रॉम 1 and 2। ओके, सो सिंपल है, जरा सा अच्छे से देखना है आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं जब आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस इज, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, फिर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, एंड इसके आगे का बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में लिख के दिया हुआ भी है, वो उसके जो आंसर शीट है, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एंड आगे चलते हैं। आगे थोड़ा और भगाते भगाते चलेंगे इसको, कि क्योंकि मुझे ये डिस्कस करना था कि जो जो क्वेश्चंस बिल्कुल सॉल्व करके नहीं दिए थे, जैसे कि आपके एमसीक्यूज बिल्कुल भी सॉल्व करके नहीं दिए थे, तो वो हमने एक अच्छे से डिटेल पढ़ा है। थोड़ा सा ये जान लेते हैं, अब ये जानने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है हमको, कि हमको मालूम है कि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर करूंगा तो इवन नंबर आ जाएगा, एंड इवन नंबर प्लस इवन नंबर ऐड करूंगा तो इवन नंबर आता है। ऑड नंबर प्लस इवन हो, पहला ऑड दूसरा इवन नंबर हो तो भी ऑड जाएगा, और दूसरा, पहला अगर इवन नंबर आए और दूसरा अगर ऑड नंबर आए तो भी ये ऑड हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि नाइमा
is playing a game and has two identical six-sided dice. The face of die have 3 even and 3 odd numbers. She has to roll the 2 dice simultaneously and has 2 options to choose from before rolling the dice. She wins a prize if the sum of the 2 numbers appearing on the top of the dice, sum means addition, इसलिए हमने वो लिया, is odd. ऑड कब कब आ रहा है भैया, देखो जरा, ऑड नंबर कब कब आ रहा है, जब ये सब हो रहा है, मतलब 2 जगहों पे ऑड आ रहा है. सो आउट ऑफ 4, 2 जगहों पे ऑड आ रहा है आउट ऑफ 4, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी. सिंपल. वैसे ही द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द 2 डाइस इज ऑड. प्रोडक्ट मतलब इनटू. तो जब मैं इनटू करता हूं तो पहला अगर ऑड होता है, ऑड नंबर, दूसरा अगर ऑड नंबर होता है, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 5 15 मीन्स ऑड नंबर आएगा. वैसे ही अगर मैं इवन नंबर को मल्टीप्लाई करूं ऑड नंबर से, पहला अगर इवन हो दूसरा ऑड हो तो इवन आ जाएगा. एंड पहला अगर ऑड नंबर हो दूसरा इवन नंबर हो तो भी इवन नंबर आ जाएगा, या पहला इवन नंबर हो दूसरा अगर इवन नंबर हो तो भी वो इवन नंबर आता है. सो मुझे ये पूछा गया कि मल्टीप्लिकेशन ऑड कब होगा. सो एक ही जगह पे ऑड होगा जब दोनों ऑड नंबर होंगे. सो यानी कि 1 आउट ऑफ 4 टाइम्स. और वैसे ही प्रोडक्ट इवन पूछा जाता था, 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स लिखते हैं हम लोग, है ना. सो विच ऑप्शन नाइमा चूज सो दैट हर चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज हायर, शो द वर्क. सो भैया इन दोनों में प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है. 1/2 is greater than 1/4. So therefore option A is correct option. Option 1 is correct option. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और आपको ये समझ में आ रहा है. देखो ये क्वेश्चन देख के ये समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं इन लोग. तो वो बात आप लोग ध्यान में रखिएगा. वैसे ये भी है साइकिलिंग वाला, और ये हम लोग ने ऑलमोस्ट ऐसा टाइप का क्वेश्चन किया, तो मुझे नहीं लगता कि अलग से मैं बताऊं, और इसका आंसर डिटेल में भी तुमको लिख के दिया हुआ है. सो आगे का बहुत सारे जो जितने क्वेश्चंस हैं सारे एकदम डिटेल में दिए हुए हैं तुम्हारे. अगर मैं इसमें जाऊं पीडीएफ में जाऊं तो ज़रा देखते हैं इसको. सो पीडीएफ में जब जा रहे हैं तो इसमें बड़ा डिटेल में इसको सॉल्व करके दिया हुआ है, आप देख सकते हो. तो ये सब तो जो डिटेल है तो ये आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी. जहां तक प्रॉब्लम की बात थी, जो प्रॉब्लम इसमें आने वाली थी वो हम लोग ने ये वीडियो में कवर किया हुआ है. तो ऐसा देख सकते हो आप लोग, पूरा हर एक चीज़ डिटेल में कवर करके दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा किया है लास्ट का. तो ये सब आप लोग कर सकते हो, आप लोग ध्यान दे सकते हो उसके ऊपर, है ना. सारे किए हुए हैं, तो उतना ज़्यादा हम डिटेल में जाते नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा ये, और उतना बड़ा हमको वीडियो नहीं चाहिए, नहीं तो, है ना. बाकी सब डिटेल में जो चीज़ें नहीं दी हुई थी वो हमने कर ली है शायद. अब ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होगा. बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छा लिखा हुआ है इन लोगों ने. केस स्टडी भी देख रहा हूं तो मैं पूरा हर एक चीज़ इसमें लिख के दिया है, तो केस स्टडीज़ भी आप लोग देख सकते हो. और ये क्वेश्चन पेपर था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर दिया है. कुछ चीज़ें रॉन्ग भी दी हुई थी जो हमने करेक्ट कर लिए. बाकी इसमें कुछ ऐसा बचता नहीं है जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ अलग से पढ़ाया जाए. बाकी और कुछ चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा. Download the app now.